मेरा नाम गंगाराम गोदारा है और मैं आपके पड़ोसी गांव बोरावड़ का हूँ। 2012 बैच से RS हूँ और अभी डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज नागौर और MD भूमि विकास बैंक नागौर और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी डिडवाना कुचामन, ये 3 चार्ज मेरे पास हैं। मेरा डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग। सहकारिता क्या है? आपने अब वालों ने शायद बहुत कम जनों ने सुना होगा। पहले अपने मारवाड़ी में बताऊँ कि आपने एक होती ला कहता कि भाई लाश करा, आपने लाश बोला है ज़्यादा, ला बोला करेंगे। मतलब खेत में अगर कोई काम करना हो तो ना, जर अपना जो भी भाई बंद होता, आस पड़ोस का होता, जगह कहता कि आज माँ के सिट्टियाँ तोड़नी है, आज माँ के घास खोरना है, आज माँ के गुआर काटना है, तो आस पड़ोस का सब जना आपका जितना भी कृषि यंत्र होता, जो भी दांतला पावड़ो जो भी कृषि होती ले जाता और भी आदमी के काम करता और काम करे बाद में वो बन खाणों खिलाता। बीके बदले में सिर्फ खाणों खिलाता, लेकिन कोई रुपया नहीं लेता। इको मतलब मिलजुल कोई काम करनो है बिना किया करे सहकारिता। एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत खरीद होती है, चना, सरसों, मूंग और मूंगफली, ये हमारा डिपार्टमेंट करवाता है। एक बहुत ही अच्छी किसानों की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको पता है उसमें 3 किस्तें आती है, 2-2 हज़ार रुपये, यानी साल के 6,000 रुपये उन किसानों को मिलता है जिनके पास कृषि भूमि है। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब राजस्थान सरकार ने भी 1-1 हज़ार रुपये की 2 किस्तें डाल दी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो नोडल विभाग है वो है सहकारिता विभाग। इसके अलावा आपके जितने भी NGO, स्कूल जितने भी चल रहे हैं, उनका सारा रजिस्ट्रेशन का काम हमारा विभाग देखता है। और जितने भी किसानों को ऋण दिया जाता है अपनी फसलों के लिए, जो अल्पकालिक फसली ऋण दिया जाता है, जो पूरे नागौर में 600 करोड़ के लगभग हम बांटते हैं, वो 600 करोड़ हमारा डिपार्टमेंट बांटता है। इसके अलावा कई हमारी सहकारी समितियां हैं, वो खाद बीज का काम करती है, किसानों को अच्छी क्वालिटी का अच्छी रेट पे खाद बीज उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ राशन की दुकानें आपने देखी होगी, वो भी हमारे विभाग की सहकारी समितियां राशन का काम करती है। तो इन सब कामों को हैंडल करने के लिए जिले के अंदर एक डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। उसी डिप्टी रजिस्ट्रार नागौर की पोस्ट और डिडवाना कुचामन नया जो जिला बना है, उन दोनों जिलों की पोस्ट का मैं अभी काम देख रहा हूँ। ये हुआ हमारे डिपार्टमेंट की बात। अब मैं आपकी बात करूंगा पढ़ाई और कैरियर के संबंध में। मैं भी आपकी तरह, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको एक बहुत ही अच्छी स्कूल मिली है जहां पर आप अध्ययनरत हो। मैं शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और उस टाइम में हर लड़के का एक सपना होता था। हमारे वहाँ एक स्कूल चलती थी, बाल निकेतन बोरावड़। तो जितने भी बच्चे होते थे जिनके पापा के पास ज़्यादा पैसे होते थे, यानी एक तरह से वो अच्छी आर्थिक स्थिति में होते थे, उनके बच्चे पढ़ते थे उस बाल निकेतन स्कूल में और हम पढ़ते थे सरकारी में। तो हमें लगता था कि हम भी इस स्कूल में पढ़े, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज अपने पास में जितने भी गांव है, छोटे छोटे गांव है, वहां पर भी बहुत अच्छी प्राइवेट स्कूलें हैं और अच्छा अध्ययन का माहौल है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आज अपन देखते हैं बच्चों के परसेंटेज जो आते हैं 97, 98, 99% आते हैं। उस समय 10th क्लास पास करना अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता था कि फलान जी का बच्चा है वो 10th पास हो गया। आज छोटा सा बच्चा हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश के अंदर उसके सारे मीनिंग उसको आते हैं। हमारे टाइम के अंदर 6ठी क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी। तो सोचो अगर 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़े, ABCD सीखे और फिर उसके बाद में आपको उसी के अंतर्गत उसी लैंग्वेज में अगर बात करनी हो तो कितना टफ होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जो 10th और 12th के हैं, जिनका अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उनके लिए मैं ये बात कहूँगा, कभी जीवन के अंदर इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि मुझे इतने नंबर लाने, और कभी जीवन के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये जो सपना था वो टूट गया और अब मैं क्या करूं। नंबर आपको केवल मानसिक संतुष्टि देते हैं कि साहब मेरे इतने परसेंटेज आ गए, लेकिन जो समन्वित रूप से हम जिसे स्टूडेंट कहते हैं, वो कब संतुष्ट होता है, जब उसे लगता है कि मैंने जो कुछ पढ़ा है वो मेरे समझ में आया है और मैं उसको भावी जीवन के अंदर काम में ले सकता हूं। क्लास के अंदर मुझे याद है, आज भी 10th क्लास में मैं बाई ग्रेस पास हूं और 50.63% बाई ग्रेस ही हो गया। मैथ के अंदर मेरे 2 नंबर का वो ग्रेस लगा। कभी सोचा नहीं था कि मैं आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। सीधा सा सिस्टम था, जो बच्चा बहुत होशियार होता था वो साइंस लेता था, जो बच्चा बहुत कमजोर होता था वो आर्ट्स लेता था। घर वालों को पता ही नहीं होता था कि आर्ट्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है। जनरली ये लगता था कि बढ़िया और ब्राह्मणों के जो बच्चे होशियार होते हैं वो कॉमर्स लेंगे, कुछ उनमें से अच्छे होंगे वो और साइंस लेंगे, और बाकी बच्चे गाँव वाले आर्ट्स लेंगे। तो मैं भी 11th के अंदर, और 11th में क्लास की सबसे लास्ट सीट पर मैं बैठता था, जिसको आज बोलते हैं बैक बेंचर। क्या बोलते हैं? बैक बेंचर। तो आपको पता है, मैं उदाहरण दूंगा एक छोटे बच्चे का। छोटा बच्चा कोई भी है जो बहुत नटखट है, शैतान है, किसी को भी पीट के आ जाता है, किसी भी तरीके में वो पढ़ता रहता है, उठता रहता है, अगर उसको थोड़ा ढंग से मैनेज करे तो बहुत इंटेलिजेंट बन सकता है। उसी प्रकार जो बैक बेंचर होते हैं ना, बहुत कोपेड़ी दिमाग के होते हैं, यानी उनके अंदर दिमाग बहुत होता है लेकिन उनको यूज करने वाला गुरु चाहिए। मैं भी ऐसा ही था। मुझे याद है आज भी, हमारे स्वर्गीय गुरुजी गुमान सिंह जी राजपुरोही जो हमारे क्लास टीचर थे, मैं सबसे पीछे बैठता था क्लास में, हाइट मेरी सबसे छोटी थी। तो मेरे को बोला कि तुझे आगे बैठना है। कैसा? मैं तो नहीं बैठूंगी गुरुजी, बैठूंगा ही नहीं मैं तो। क्यों? क्या आप मैं बैठूंगा और आप मुझे आगे सवाल पूछोगे, मुझे जवाब नहीं आएगा। और आपको पता उस समय को एजुकेशन हमारे स्कूल में थी, इधर लड़कियां बैठती थी, इधर लड़के बैठते थे, और आज की तरह माहौल नहीं था। बहुत संकालू शर्मीले स्वभाव के होते थे स्टूडेंट, हम सब बात करना ही दूर था। बोले भाई बैठना तो तुझे आगे पड़ेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, एक भी डंडा नहीं लगाऊंगा, तू सवाल नहीं बताएगा, तेरी बेइज्जती करूंगा मैं, तो सबके सामने तेरी हंसी उड़ाऊंगा। वास्तविक रूप से मेरी जिंदगी का वो पन्ना वहां से शुरू हुआ कि मुझे क्लास की सबसे लास्ट बेंच से उठा के सबसे अगली वाली पर बिठाया, और कहते हैं ना वो बच्चा सबसे कुपेड़ी होता है ना, जिसको अपन कहते हैं बदमाश टाइप का, उसको क्लास का मॉनिटर बना दो। ज्यादा बोलता है उसको मॉनिटर बना दो कि कक्षा में कोई बोलना नहीं चाहिए, बोल गया तो देख ले तेरी खैर नहीं। उस समय क्लास में पहले पीरियड से लेकर 8वें पीरियड तक हर पीरियड में हाजिरी लेने का सिस्टम था। मुझे वो डायरी पकड़ा दी, अब पहले पीरियड से 8वें पीरियड तक उसकी रखवाली करनी है और उसको वापस जमा कराना है। तो बीच में गायब वगैरह होने का जो मौका मिलता था वो भी बंद हो गया। ऐसे करते करते मैंने हिंदी और हिस्ट्री पढ़नी शुरू की। हमारे वो सर हिंदी के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, और मैं घर पढ़ता गया। और जो आपको पता है, जो पीछे हम पढ़ते हैं, कोई भी अध्याय पढ़ते हैं हिंदी के अंदर, तो उसके कठिन शब्दार्थ दिए हुए होते हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ते हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ छोड़ रहे हो। तो मैंने वो शुरू किया, कुछ शब्दों को तोड़ना सीखा, जैसे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, उनमें से निकालना। धीरे 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 मुझे आदत पड़ गई, और आदत ऐसी पड़ी कि पढ़े बिना बाद में नींद ही नहीं आई। तो ऐसे करते 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 2 साल की मेरी मेहनत रंग लाई, और 12th में हम 90 बच्चे थे और मेरी सेकंड रैंक थी।
जब मैं 10th में था बाई ग्रेस पास था, और 12th में मैं आया 61.23% मेरे नंबर बने और क्लास में मैं सेकंड था। तो एक लड़के की जिंदगी कैसे बदली जा सकती है, गुरु से अच्छा कोई नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि गुरुजी के खुद के बच्चे सक्सेस हो या न हो, उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। इस दुनिया में सबसे जो हमारे हम कहते हैं ना, जिससे हमें ताकत मिलती है, जिनसे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, वो है हमारे माता और पिता। और तीसरा व्यक्ति कौन है? गुरु। गुरुजी हमारे स्कूल में वो हमारे गुरु होते हैं, और गुरुजी के जो बच्चे होते हैं वो घर पे उसके पापा होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो गुरुजी हमेशा क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट आगे बढ़े। उनको उतनी खुशी मिलती है जितनी अपने बेटे बेटियां जब सक्सेस होते हैं तब मिलती है, उतनी खुशी उनको तब मिलती है जब उनके शिष्य सेलेक्ट होते हैं। अब जो 12वीं क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी स्ट्रेस ले रहे होंगे कई कि मैं कैसे तैयारी करूं, मेरे नंबर कितने आएंगे। इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, रात के 10 बजे बाद में भी बैठे हैं। वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को आत्मसंतुष्टि देने के लिए रात की 1 बजे तक किताब खुली रखते हैं। नींद के झोंके आते हैं, फिर एकदम खड़े होते हैं और फिर वापस पढ़ने लगते हैं। आप इस स्थिति को छोड़िए, क्योंकि स्वस्थ दिमाग तभी रहेगा जब आप अच्छी नींद ले पाएंगे। अगर आप रात के 11 बजे सोते हो और सुबह 5 बजे उठते हो और फिर पढ़ते हो, तो इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता। और एग्जाम में जाने से पहले जो आपके पास जो तनाव होता है आपके ऊपर, उस तनाव को दूर करने का एकमात्र सहारा है कि आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, सब कुछ अब समय पर छोड़ दो। आपके तनाव लेने से, चिंता करने से वहां कोई पेपर अच्छा नहीं हो जाएगा। आपने मेहनत की है, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ाई की है, तो आराम से बैठो, जाके सबसे पहले बढ़िया से अपने रोल नंबर लिखो और उसको दोबारा चेक करो कि मैंने जो रोल नंबर लिखे वो ठीक लिखे कि नहीं लिखे। कई बार क्या, एक नंबर अपन मिस कर देते हैं और उसके चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। फिर आप अपने पेपर को पढ़िए और जो अच्छी तरीके से आपने सवाल तैयार किए वो अगर पेपर में आए तो सबसे पहले उनको लिखिए, और किसी प्रकार की जल्दबाजी या हड़बड़ाहट न करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर में ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखे जिससे आप अगले को बेवकूफ बना रहे होगे। बेवकूफ आप बना नहीं सकते, क्योंकि जो कॉपी चेकर है वो आपका गुरु है। उसको सब पता है कि बच्चा क्या लिख रहा है, क्या लिखना चाह रहा था और क्या वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब रिजल्ट की बात रही तो रिजल्ट तो कैसा भी आ सकता है। किसी के अच्छे नंबर आए 97, 98, किसी के 68 पर ही अटक गया या 62 पर ही अटक गया। मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि जो बहुत अच्छे टॉपर होते हैं, अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी मेहनत की, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टॉपर बच्चे नौकरी के लिए या किसी कैरियर में अपना फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए सबसे उचित दावेदार है। कोई गारंटी नहीं। कोई मेरिट में आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईएएस बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं। और जिसके 60%, 65% आते हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि वो कुछ नहीं बन पाएगा, वो बन सकता है। क्योंकि आपकी असली परीक्षा शुरू होती है 12th के बाद। कुछ बच्चों की रटन विद्या बहुत अच्छी होती है, पूरी किताब रट लेते हैं। रट ले, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से कोई सवाल बाहर नहीं जाने वाला है, और आपने बहुत अच्छे नंबर ला दिए। अब आप इस सपने में बैठ गए कि मैं तो टॉपर हूं, मेरे इतने नंबर आ गए। आपने केवल एक किताब पढ़ी है, उसको रटा है। आगे जो उसके बाद जो होने वाला है उसके लिए पूरी दुनिया है। जो भी आईएएस, आरएस, आईआईटी, नीट ऐसी परीक्षाएं जहां पर लाखों बच्चे बैठते हैं,
उनमें से आपको साबित करना पड़ता है कि हाँ, उनमें से मैं भी एक ऐसा बच्चा हूं जो वो एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। उसके लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं अगर आपको यह पूछूं कि आपकी स्कूल के बाहर का एक भी सवाल पूछ लूं, 2 पूछ लूं, 5 पूछ लूं, 10 पूछ लूं, उसमें से आप जरूरी नहीं है कि 10 के 10 बता पाओगे। अथाह दुनिया है। तो आपको इस टेंशन में कभी नहीं रहना चाहिए कि मेरे नंबर कम बने। आपको हमेशा इस चीज में रहना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाई की है, हो सकता है आज मेरा दिन नहीं था, मेरे जो अच्छे टॉपिक तैयार थे उनमें से क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे नंबर कम आ गए, लेकिन आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं। पहले मैं कोई सुनता था कि फला का लड़का फौज में गया था दौड़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उसके साथ में कोई लड़का गया, उसका तो जो तैयारी कर रहा था उसका लगा नहीं नंबर, और जो उसके साथ में गया कि साहब उसकी नौकरी लग गई। किस्मत से नहीं लगी, मेहनत से लगी। अगर आज आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, आज इस एग्जाम में आपका उसने साथ नहीं दिया, उन टॉपिक्स में से कोई सवाल नहीं आए, हो सकता है कि अगली बार आपने पढ़ाई छोड़ दी, वो टॉपिक जो आपके तैयार थे वो अभी भी आपके जहन में बहुत अच्छी तरीके से थे, आप एग्जाम देने गए और उन्हीं टॉपिक्स में से सवाल आ गए जिनकी आपकी अच्छी तैयारी थी, आप सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने तैयारी नहीं की थी, तैयारी की थी। और एक चीज आप हमेशा पॉजिटिव में ले कि गांव के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं उसमें, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, या जो भी 12th के जो बच्चे आगे जाके कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई IIT की तैयारी करेगा, कोई ग्रेजुएशन करेगा, तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी कि फलान जी की बेटी या फलान जी का बेटा सब जयपुर गए RS बनवा, बन आभार साहब है, या आगे तो बेटी डॉक्टर बनवा की है। चलो चले हुए ना, आपको मारवाड़ी में क्या। तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए हमेशा, आपकी सफलता में उन सब लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता है जो आपसे जलते हैं, जिनको आपकी सफलता से जलन होती है, ईर्ष्या होती है। वो आपके सबसे सच्चे मित्र बन सकते हैं। कैसे? वो ऐसे बन सकते हैं कि जब हम उनको सामने जवाब दे देंगे तब तो आप फेल होगे, और अगर आपने उनकी बातें सुनकर अपने दिमाग में ये चीज बहुत गहरे से बिठा ली है कि मैं इसका जवाब पढ़ाई से, मेहनत से और कुछ सफलता हासिल करके दूंगा या दूंगी, तब आप सही लाइन पर हो। मुझे पता है आज भी, जब मैं 2002 में जोधपुर गया था ग्रेजुएशन करके, पहली बार गांव से शहर में गया था, पहली बार किसी शहर में। मैं जब गांव से बाहर निकला, जोधपुर गया, वहां महीने 2 महीने पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, LLB करने गया था मैं। वहां के लड़कों को मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि मैं 10 साल पीछे, मुझे कुछ नहीं आता। धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और आज आप जिस तरह से बैठे हो उस स्कूल के अंदर मैंने भी एक स्कूल लगाया, जिसमें दिन में मैं बच्चों को पढ़ाता था और दोपहर बाद में मैं LLB की क्लासें लेने जाता था। धीरे धीरे स्कूल में इतना रम गया कि LLB को छोड़ दिया, और बाद में मैंने B.Ed कर लिया कि मुझे तो प्राइवेट स्कूल चलानी है और इन बच्चों को पढ़ाना है। मुझे मैथ नहीं आती थी, बिल्कुल ही साइंस नहीं आती थी, तो मैंने शुरुआत की 6ठी क्लास के बच्चों से मैथ की, धीरे धीरे 6ठी को पढ़ाया, 7वीं को, 8वीं को, 9th 10th तक मैं पढ़ाने लग गया। और मेरी जो कमजोरी थी मैंने कुछ हद तक दूर कर ली, लेकिन इंग्लिश दूर नहीं हो पाई। लेकिन उससे मैं निराश नहीं हुआ, मैंने तैयारी की। B.Ed करने के बाद में टीचर ग्रेड 3rd का एग्जाम आया, मैं पास हो गया, टीचर बन गया। उसी दिन मैंने उस स्कूल को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एक अदद जरूरत थी नौकरी की कि मेरे पास में एक वो साधन हो, आर्थिक साधन, जिसके दम पर मैं आगे तैयारी कर सकूं। और हर बच्चे की जरूरत होती है। आपको जब भी आप पढ़ते हो या जब भी आपको कुछ लगे निराश हो रहा हो, तो अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए।
आपका अगर कदम भी गलत पड़ रहा है तो भी अपने माँ बाप के बारे में सोचो, आपका गलत कदम कभी नहीं उठेगा। हो सकता है अपने माँ बाप कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ के हो सकते हैं अनपढ़ ही हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, आपको अच्छे विद्यालय में भेजते हैं, कैसे भी करके आपकी फीस जमा कराते हैं, आपके लिए अच्छी बुकें लाते हैं, आपके लिए अच्छे कपड़े लाते हैं। तो जरा उनके बारे में सोचिए कि जब भी आपसे कोई गलती होने की उम्मीद, ऐसी कोई आशा रहती है कि मैं गलती कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप अपने माता पिता का चेहरा देख लीजिए कि अगर मैंने गलती की तो उन पर क्या बीतेगी, अगर मैं उनके विश्वास को तोड़ रहा हूँ तो उनकी क्या हालत होगी। वो बच्चा कभी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। मैं बताऊं आपको, मैं जब पढ़ता था मेरे पास में पढ़ने के पैसे नहीं थे। मेरे भाइयों ने, मेरे पापा ने, मेरे ताऊजी ने मुझे पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके खानों में काम करके। अब अगर अपन आज ये सोचे कि कोई बच्चा ये कह रहा है कि आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ कि आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाख रुपए तनख्वाह है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक स्थिति की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने जिस समय तैयारी की उस समय बहुत तंगी थी, बहुत पैसों की जरूरत थी। और आज कोई सफलतम व्यक्ति ये आगे आके खड़ा होकर ये कहे कि मेरी पढ़ाई में आर्थिक स्थिति कभी आड़े नहीं आई, तो मैं 100% कह रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत आड़े आती है। कब आती है? आज मुझे एक चीज बताओ, आपके जो भी टीचर्स है या आपका जो मैनेजमेंट है, परमाराम जी है, जितनी मेहनत करते हैं, जितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उतना सरकारी विद्यालयों में शायद इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और मेरा ये मानना है कि विद्यालयों में अंतर सिर्फ मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्राइवेट शिक्षण संस्थान जितने भी है वहाँ पर सबसे अच्छा एक कोई काम होता है तो वो होता है प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, समयबद्धता का और अनुशासन का। अब अगर कोई बच्चा आज उनके पास पैसे नहीं है, उनके घर वालों के पास, और जिनके पास में बहुत अच्छे पैसे हैं, उनके बच्चे बहुत ही शानदार स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका लेवल उसी समय से धीरे धीरे आप पढ़ने लगता है। एक बच्चा जो गांव का बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, जब वो उस लेवल पर पहुंचता है उस बच्चे वाले पे, तब तक वो बहुत आगे चला जाता है। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई भी गांव का बच्चा ये नहीं सोचता था कि मैं आरएस बनूंगा या आईएएस, क्योंकि उनके पास में न तो इस लेवल का कोई गाइडेंस था और न इस लेवल के लिए वो मानसिक रूप से तैयार थे। तो वो क्या करते थे? पटवारी, मास्टर, पुलिस, फौज, बाबू, इससे ज्यादा उनकी कोई सोच नहीं। और मैं बता सकता हूं ये मेरी भी सोच नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि 2010 में मैंने आरएस का एग्जाम दिया और एग्जाम देके उस पेपर को लाके घर पे पटक दिया, और जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने देखा तक नहीं रिजल्ट कि मैं आरएस कैसे बन सकता हूं। तो उस समय ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत कम था। जब मेरा मेंस के लिए घर पे कॉल लेटर आया तो मेरी छोटी सिस्टर ने लैंडलाइन फोन से मुझे जोधपुर फोन करके ये बताया कि आपका एक कॉल लेटर आया हुआ है, मेन एग्जाम आरएस 2010, और उस समय परीक्षा में 4 दिन बाकी थे। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं भी कुछ बन सकता हूं। मैं दौड़ा दौड़ा गांव आया, वो कॉल लेटर लेके मैं वापस जोधपुर गया और मैंने किताबों की दुकान पे जाके ये बोला कि भाई मुझे आरएस मेंस की किताबें चाहिए, कुछ मुझे पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए। तो दुकान वालों ने बोला कि भाई 3 दिन के अंदर क्या पढ़ लोगे, चौथे दिन तो एग्जाम है, एक दिन कहाँ गए हुए थे। मैंने केवल जो पुराने पेपर आए हुए थे वो पेपर उठाए, उनको देखा और एग्जाम देने चला गया। उस समय जो इंटरव्यू कॉल हुआ वो 640 नंबर पे था और मेरा 599 का स्कोर था। तब मुझे पहली बार कॉन्फिडेंस आया कि मैं आरएस का एग्जाम फाइट कर सकता हूं। जबकि मैंने ग्रेजुएशन किया था 2002 में। कब किया था? 2002 में। फिर मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद लेक्चरर का दिया, सिलेक्ट हो गया। उसी दौरान 2012 की भर्ती आई और मैंने
फॉर्म लगा दिया और तैयारी की और मुझे 344वीं रैंक मिली और राजस्थान कोऑपरेटिव सेवा मुझे अलॉट हुई। और सबसे बड़ी बात, मैं ट्रेनिंग के लिए पहली बार जयपुर गया, उससे पहले कभी जयपुर ही नहीं गया। एकमात्र शहर जहां मैं गया था वो था जोधपुर। और जब वहां गया तो मैंने देखा कि एक भी जितने भी हमारे जो आरएस और अलाइड आरएस के जितने भी हमारे साथी थे उनकी ट्रेनिंग में मैं सिंगल लड़के को नहीं जानता। तो आपको अपना रास्ता खुद को बनाना है और उसके लिए जरूरी है आपके मेहनत। और आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई है कि आपको कहीं पर भी, आप YouTube पर भी सर्च करोगे तो बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको किताबों के नाम मिल जाएंगे और समय बहुत बदल गया है। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने ईमानदार हैं। आज कोई ये चाहता है कि मैं तो समाज के अंदर बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं, बहुत पैसे कमाना चाहता हूं, बहुत इज्जत कमाना चाहता हूं। तो देखो, बुरे कामों से तो पैसे मिल सकते हैं, इज्जत नहीं मिल सकती। और अगर इज्जत भी लेनी है तो केवल पैसों से नहीं आ सकती। उसके लिए आपको एक अच्छा करियर बनाना होगा और उस करियर को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो है पढ़ाई, विद्यार्जन। आप अच्छी तैयारी करिए, किसी भी फील्ड में जाओ आप, कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता। आप काम छोटा सा शुरू कर सकते हैं, आज आपको छोटा लगता है, लेकिन जब आप उसको मेहनत करते हो तो आगे चलकर वो एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है। आज अगर परमा जी ने यहां पर ये विद्यालय खोला था तो उस समय ये स्ट्रेंथ नहीं थी। और मैं समझ सकता हूं, मैंने भी खुद ने प्राइवेट विद्यालय स्थापित किया था कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने दिन देखने पड़ते हैं, रात दिन एक करना पड़ता है। रात को नींद नहीं आती कि मेरे स्टाफ को तनख्वाह कहां से दूंगा, ये बच्चे मेरे पास इतने ही है, मैं कैसे मेहनत करके उनके आगे बढ़ाऊं, उनको आगे बढ़ाऊं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो 10th और 12th 11th और 12th वो बच्चे जनरली इस एज के अंदर आज के युग में बहुत समझदार माने जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम समझदार नहीं, आपको सब पता है। और आज आपके पास में जितनी सुविधाएं हैं, आज से 15 साल पहले इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास में समर्पण चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतरता चाहिए। अगर आप किसी भी एक टारगेट को लेके चलते हो तो अवश्य सफल होंगे। अगर कोई बच्चा 2 साल बाद तक भी नीट का तैयारी करके नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाता या IIT में सेलेक्ट नहीं हो पाता तो ये कभी न सोचे कि मेरा सपना खत्म हो गया। आप उसको पॉजिटिव लें। हो सकता है कि आपको भगवान ये फील्ड देना ही नहीं चाहता, आपको एक अलग ट्रैक पे जाना चाहिए। और यह भी जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही आपकी सफलता का अंतिम पायदान है, कोई जरूरी नहीं है। जब लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं और 5-7 साल बाद में वो ये सोचते हैं कि नौकरी से अच्छा एक बिजनेसमैन बहुत पैसा कमा रहा है, वो उसको 5-7 साल बाद में क्यों समझ में आता है? क्योंकि उसको बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि बिजनेस भी कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाते किसी कारण से। वो खुद का अपना बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे छोटा कैसा भी हो। वो अपनी एक कोचिंग भी लगा सकते हैं। जो बच्चा IIT वालों को पढ़ा रहा है, नीट वालों को पढ़ा रहा है, लेकिन खुद सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और अपने पढ़ाने से वो बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करवा देता है। इसमें भी आपको एक चीज बताऊं मैं आपको कि कोई भी शिक्षक है, उसके कितने परसेंटेज आए हुए हैं ये मायने नहीं रखता। यह एक शिक्षक है जो 60% अंक लाकर भी शिक्षक बना है, और एक वो होगा जो 90% अंक लाकर भी शिक्षक बना है। जरूरी नहीं है कि वो 90% वाला आपको अच्छा पढ़ाएगा। अच्छा वो पढ़ाता है जो जिस टॉपिक को पढ़ाता है वो आपके सीधे दिमाग में डालता है।
आपको सोचने पर मजबूर करता है। वो जो पढ़ाना चाह रहा है वो सीधा आपको समझा देता है। एक आदमी उसको सब कुछ पता है लेकिन वो उस तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाता जिस तरीके से उसे पढ़ाना चाहिए या जिस तरीके से आपको समझ में आता है। तो शिक्षक वो अच्छा होता है जो किसी भी विषय वस्तु को बहुत ही सरल तरीके से अपने स्टूडेंट को बताकर उसकी सारी की सारी जो परेशानियां वो दूर कर देता है। तो मैं ये कहूंगा आपको कि परीक्षाओं के अंदर टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं और एक कोई किसी का एक सपना मर जाने से उसकी पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती। कई बच्चों को देखा होगा स्ट्रेस में आके कि मेरा तो अभी कोई नीट की तैयारी कर रहा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, वो स्ट्रेस में जाके कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचे, क्योंकि केवल डॉक्टर ही बनना था आपको और डॉक्टर नहीं बन पाए इसका मतलब आपकी जिंदगी थोड़ी खराब हो गई। अरे आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो, आप एक अच्छे कृषि वैज्ञानिक बन सकते हो, प्रगतिशील किसान बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, अच्छे प्रशासक बन सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर भी होंगे जो IAS RS की तैयारी करते हैं और प्रशासन के क्षेत्र में जाते हैं। तो एक डिग्री है। अब आपको डॉक्टरी का पैसा अच्छा लगता है, बढ़िया बात है, आप जा सकते हो। अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो ट्रैक बदलो, उसमें आपकी हो सकती है। भाग्य भी साथ उन्हीं लोगों का देता है जो मेहनत करते हैं, ऐसे कोई भाग्य किसी का साथ नहीं देगा। तो मैं यही कहूंगा आप सब बच्चों के लिए कि हमारे लिए हमारे माता पिता कितने अरमान संजोए बैठे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, खुद अपने लिए कंजूसी करके आपके लिए सारा सामान उपलब्ध कराते हैं। उनको जहन में रखें, अपने गुरुजनों की जो आदर्श शिक्षा है उसको ग्रहण करें और हमेशा अपने परिवार को सोचते हुए आगे बढ़ें। देखो कई जिंदगी में कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, अथाह पैसा होता है, लेकिन उनको इज्जत नसीब नहीं होती, क्योंकि पैसों से केवल इज्जत नहीं होती। ठीक है पैसा जरूरत है, लेकिन सभी चीज की जरूरत पैसा पूरी नहीं कर सकता। पैसा वही अच्छा है जो ईमानदारी से कमाया जाए, जो अपने आदर्शों और उसूलों पर कमाया जाए और अपने परिवार को साथ लेकर चलने में अच्छा है। आज मान लो मैं अफसर बन गया और मेरा परिवार, मैं उससे मिल ही नहीं पाता, मैं कोई उनकी हेल्प नहीं करता, जिन भाइयों ने मुझे पढ़ाया उनके लिए मैं कोई काम नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, तो इसका मतलब है दुनिया का सबसे असफल व्यक्ति हूं। आज अपना भाई बहन है, कई भाई बहन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत प्रेम होता है, कई भाई ऐसे होते हैं जिनमें अटूट प्रेम होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो प्रेम हट जाता है, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं। कारण क्या है? लालच। पैसों का लालच कभी मत करिए। पैसे उतने ही अच्छे हैं जितने हमारी सारी जो हमारी आवश्यकताएं वो पूरी हो सकती है। अगर जिसने जिंदगी का पैसा कमाना उद्देश्य बना लिया, इसका मतलब आपका जीवन कोई काम का नहीं। आप अच्छे पढ़े, अच्छी नौकरी पाए, अच्छा बिजनेस करें, साथ साथ समाज को साथ लेके चले, अपने परिवार को साथ लेके चले, तभी आपको लोग इज्जत देंगे, प्रेम देंगे, सम्मान देंगे। अदरवाइज दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास में सब कुछ है लेकिन सम्मान नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति है 60 साल तक अपनी सर्विस करता है, सर्विस के अंदर कभी कोई काम नहीं करता ढंग से या किसी को रामासामा नहीं कर सकता, और जब वो रिटायर्ड होकर घर पे आते हैं उसके बाद में उनके पास उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको ऐसा बनना है तो सबके काम आ सके। मैं इसी विद्यालय में, मुझे लग रहा है 8 साल पहले आया था मैं इस विद्यालय में पहली बार बावर जी के साथ में। 8 साल बाद मेरा यहाँ दोबारा आना हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और मैं धन्यवाद दूंगा परमाराम जी को कि आपका जो मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार है, आपका स्टाफ बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके बच्चे बहुत अनुशासित हैं, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप अच्छे नंबर लाएं, अच्छी मेहनत करें और आगे चलकर अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने गांव का नाम रोशन करें, और इस राजस्थान को, इस भारत को विकसित बनाने में आप अच्छा सहयोग करें। मैं यही कामना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद।